अस्सलाम वालेकुम। हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 19 के साथ जो कि है आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम। So far we have studied that a particular equation is identified if numerical estimates of the parameters of a structural equation can be obtained from the estimated reduced form coefficients. मीन्स अगर आपने जैसे आपकी स्ट्रक्चरल इक्वेशंस हैं उनसे आपने रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशंस बनाई हैं, तो क्या उन रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट्स से जो उन इक्वेशंस में कोफिशिएंट आते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म के, उनसे आप स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी इक्वेशन आइडेंटिफाइड है या नहीं है। If this cannot be done, then equation is unidentified or under identified। और अगर आपकी इक्वेशन आइडेंटिफाई हो जाती है तो उसमें हमारे पास दो पॉसिबल सिचुएशंस होती हैं। एक होती है equation is under identified and second is equation is identified। जैसा कि मैंने कहा कि इक्वेशन अगर आइडेंटिफाइड हो तो उसमें हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, विच इज दैट इक्वेशन इज एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड और इक्वेशन इज ओवर आइडेंटिफाइड। तो अब इसमें exactly identified equation में क्या होगा? If unique numerical values of the structural parameters can be obtained, that means आपके जितने structural coefficients हैं उनकी exact एक unique value आप find out कर सकते हैं from the reduced form coefficients। तो आपकी equations जो हैं वो exactly identified होंगी। Over identified कब होगा? If more than one numerical values can be obtained for some of the parameters of the structural equations। कि आप रिड्यूस फॉर्म कोफिशिएंट्स से स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट्स फाइंड आउट तो कर सकते हैं, बल्कि उनकी यूनिक वैल्यू नहीं बल्कि एक से ज़्यादा वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं जैसे हमारा बीटा वन सपोज अगर स्लोप कोफिशिएंट है तो उसकी कोई एक वैल्यू नहीं आती, उसकी दो वैल्यू आ जाती हैं। अब आपको उसमें से देखना है कि उसकी एक्चुअल वैल्यू कौन सी है। सो दैट इज ओवर आइडेंटिफिकेशन, कि आपको उसका एक एस्टिमेट चाहिए था लेकिन आपको उसके दो एस्टिमेट्स मिल गए हैं। So simply identification means to be able to distinguish between equations in a system। ये पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हमने एक हाइब्रिड इक्वेशन बनाते हैं। We have a simultaneous equation system। उसमें से हम एक हाइब्रिड इक्वेशन बनाते हैं एंड देन वी चेक कि हमारी जो हाइब्रिड इक्वेशन है वो हमारी स्ट्रक्चरल इक्वेशन से डिफरेंट है या नहीं। अ, तो अगर हाइब्रिड इक्वेशन डिफरेंट होती है तो हम कहते हैं कि हमारी स्ट्रक्चरल इक्वेशन आइडेंटिफाइड है और अदरवाइज वो आइडेंटिफाइड नहीं है। तो अब इसके एक प्रॉपर कुछ प्रोसीजर्स हैं हर तरह की आइडेंटिफिकेशन के, आज हम उनको देखेंगे। जिसमें पहला हमारे पास है अंडर आइडेंटिफिकेशन। अंडर आइडेंटिफिकेशन मतलब कि आपकी इक्वेशंस आइडेंटिफाइड नहीं होंगी। You cannot find the solution for the structural coefficients from the reduced form coefficients। इसका प्रोसीजर अलजेब्रिक प्रोसीजर वही होगा जो हम पहले साइमल्टेनियस इक्वेशन बायस में भी कर चुके हैं और दो दफ़ा हम उस प्रोसीजर को रिपीट कर चुके हैं। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं, हमारे पास दो इक्वेशन है, एक डिमांड है, क्वांटिटी डिमांडेड की इक्वेशन है, एक क्वांटिटी सप्लाइड की इक्वेशन है, ये आपकी बुक में ही थी। अब इन दोनों इक्वेशन का हम साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम निकालेंगे। तो हमने इनको इक्वालिटी के दोनों तरफ रख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो पीटी वाली टर्म्स थी उनको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे इकट्ठा कर लिया और बाकी टर्म्स हम लोग राइट हैंड साइड पे ले गए। फिर उसमें से हमने पीटी को कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास अल्फा वन माइनस बीटा वन इंटू पीटी आ गया और बाकी के पैरामीटर्स राइट हैंड साइड पे हमारे पास एज इट इज आ गए। ओके, देन हमने पीटी को राइट हैंड साइड पे ही रखा और अल्फा वन माइनस बीटा वन को इक्वालिटी के दूसरी तरफ ले गए तो वो वहां जाकर हर टर्म से डिवाइड हो जाए। आफ्टर दैट we can solve for the beta naught minus alpha naught। उन दोनों की डिनोमिनेटर में अल्फा वन माइनस बीटा वन है तो हम उसका एलसीएम लेंगे। तो हमारे पास अल्फा वन माइनस बीटा वन दोनों की डिनोमिनेटर में आ जाएगा, समझे उनको हमने इकट्ठा करके लिख लिया।
इसमें हम पीटी के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो पीटी एज इट इज़ आ जाएगा, और जो हमारे पास कांस्टेंट्स वाली टर्म थी उसके लिए हमने पाई नॉट यूज़ कर लिया, और जो एरर वाली टर्म्स थी उसको हम वीटी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारे पास फर्स्ट रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन आ गई है। ठीक है, देन ये वही डेफिनेशन है पाई नॉट और वीटी की। इसके बाद हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे पीटी फ्रॉम 19.2.2 इंटू 18.2.1 विच इज़ द डिमांड फंक्शन, या आप इसको सप्लाई फंक्शन में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हमने बेसिकली दूसरी रिड्यूस फॉर्म कोफिशिएंट निकालनी है, मतलब हमारे पास दो एंडोजेनस वेरिएबल्स हैं पीटी एंड क्यूटी। तो पहले पीटी की रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन आ गई, अब हमें क्यूटी की बनानी है। तो पीटी की इक्वेशन को हम किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, और अलजेब्रा करने के बाद हमारे पास जो आएगा आ, वो हमारे पास इक्वेशन आएगी क्यू टी इक्वल्स पाई वन प्लस डब्ल्यू टी। ठीक है, तो दो स्ट्रक्चरल इक्वेशंस थी हमारे पास, उससे हमने दो एंडोजेनस वेरिएबल्स थे, तो हमने दो ही रिड्यूस फॉर्म इक्वेशंस बना लिए हैं। इसका अलजेब्रा मैंने डिटेल में इसलिए नहीं किया कि ये हम पहले सारा कुछ कर चुके हैं। ओके, तो अब ये दो इक्वेशंस हो गई हमारे पास रिड्यूस फॉर्म इक्वेशंस। अब इसमें हमने देखना है कि कैन वी फाइंड आउट द स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट्स फ्रॉम द रिड्यूस फॉर्म कोफिशिएंट्स व्हिच आर पाई नॉट एंड पाई वन। तो यहाँ पे हम देखें तो अगर हम अपनी स्ट्रक्चरल इक्वेशन को देखें जो क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाइड की थी, तो उसमें फोर स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स थे which were alpha naught, alpha 1, beta naught and beta 1, फोर पैरामीटर्स। और जो रिड्यूस फॉर्म इक्वेशंस हैं उसमें हमारे पास दो रिड्यूस फॉर्म पैरामीटर्स हैं पाई नॉट एंड पाई वन। Hence, we cannot estimate four structural parameters from two reduced form coefficients. आपके पास जो unknowns हैं वो फोर हैं, और जो known values हैं वो सिर्फ टू हैं। So there is no way you can find out those four unknowns from the two known values or two known parameters. ये आपका बेसिक अलजेब्रा होता है, हम स्कूल में पढ़ते होते हैं कि in order to find out four unknowns, we must have four equations. So generally speaking, in order to find k unknowns, we need k equations. ठीक है, तो अगर हमारे पास फोर अननोन्स हैं, फोर स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स हैं, तो उनका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे पास फोर इक्वेशन होनी चाहिए थी, या फोर ही रिड्यूस फॉर्म पैरामीटर्स होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। सो दैट मीन्स हम जो स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट्स हैं उनकी वैल्यूज को रिड्यूस फॉर्म कोफिशिएंट से फाइंड आउट नहीं कर सकते। अच्छा, और रिड्यूस फॉर्म इक्वेशंस को अगर आप देखें तो वी कैन सी कि इनके इन रिड्यूस फॉर्म इक्वेशंस में कोई भी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल मौजूद नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे मसला क्या है कि जैसे ये डिमांड एंड सप्लाई की फिगर आपकी बुक में ही गिवन है, इसमें मसला ये है कि हम क्यों नहीं फाइंड आउट कर सकते स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट्स को रिड्यूस फॉर्म कोफिशिएंट्स से, क्योंकि हमारे पास डिमांड और सप्लाई के अलावा कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है जो दोनों इक्वेशंस को डिफरेंशिएट करे, जिसकी बेसिस पे हम दोनों में से किसी एक इक्वेशन को आइडेंटिफाई कर सकें। यहाँ पर जो आपका जो पी एंड क्यू है वो सिंपली एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आप ये फिगर 19.1 है आपकी बुक की, उसमें अगर हम ए पैनल को देखें तो इसमें कुछ स्कैटर पॉइंट्स हैं क्यू और पी के। हर स्कैटर पॉइंट एक इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट करता है ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जो कि पैनल बी में आपको नजर आ रही है। हर पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर हम एक सिंगल पॉइंट को कंसिडर करें जैसे कि पैनल सी में, तो वहां पे आप देख रहे हैं कि डिफरेंट डिमांड कर्व्स और डिफरेंट सप्लाई कर्व्स एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देर इज अ फैमिली ऑफ कर्व्स दैट इज शोन इन दिस पैनल। तो क्लियरली हम नहीं बता सकते इसमें से कि कौन सा डिमांड है और कौन सा सप्लाई पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट इंटरसेक्शन हो रही है। We need some additional information about the nature of the demand curve or the supply curve. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे पैनल डी में हम देख सकते हैं कि अगर जो आपकी
डिमांड कर्व है अगर शिफ्ट होता है ओवर टाइम, से सपोज हम कहते हैं कि इनकम चेंज हो जाती है या लोगों का टेस्ट चेंज हो जाता है, तो उसकी वजह से डिमांड कर्व में अपवर्ड शिफ्टिंग आती जाती है। तो जैसे जैसे अपवर्ड डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है, लेकिन सप्लाई कर्व आपका स्टेबल है, सेम लेवल पर है, तो उसकी वजह से आपका जो सप्लाई कर्व है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। इसी तरह से लास्ट पैनल में अगर आप देखें कि अगर आपका सप्लाई कर्व किसी वजह से, फॉर एग्जांपल वेदर कंडीशंस की वजह से आपकी सप्लाई चेंज हो जाती है और आपकी सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज हो, तो उसकी वजह से आपके सप्लाई कर्व में शिफ्टिंग आती है, तो और डिमांड स्टेबल रहती है। तो सप्लाई की जो शिफ्टिंग है उसकी वजह से आपका जो डिमांड कर्व है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो लास्ट का जो दो पैनल है डी और ई, उनमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली हमें। पैनल डी में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली अबाउट डिमांड, तो उसकी वजह से सप्लाई आइडेंटिफाई हो गया। और लास्ट पैनल में हमें एक कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली अबाउट सप्लाई, तो उस वजह से आपका डिमांड कर्व आइडेंटिफाइड हो गया। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली वी नीड सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब हम नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन पे आ जाते हैं, विच इज जस्ट और एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन। अच्छा, अब रीजन क्या था पिछली अंडर आइडेंटिफिकेशन में फॉर नॉट आइडेंटिफाइंग द डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन, कि we had same variables P and Q in both the functions. ठीक है, there was no additional information such as indicated in figure D और E. D और E में क्या था कि डिमांड के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन थी और E में हमारे पास सप्लाई के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, लेकिन हमारे फर्स्ट केस में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो इस वजह से हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। Now we can consider other demand and supply function. थोड़ी हमने मॉडिफिकेशन की है। सप्लाई फंक्शन यहाँ पर एज इट इज है, चेंज कहाँ आया है, चेंज आया है डिमांड फंक्शन में। अब डिमांड फंक्शन में हमारे पास पी के अलावा एक और वेरिएबल है विच इज आई टी। यहाँ पर आई टी इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो नाउ डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ज़ाहिर है इनकम इफेक्ट करती है किसी भी इंडिविजुअल की डिमांड को, इनकम के चेंज होने से आपकी डिमांड भी चेंज हो जाती है। ठीक है, so so now there is an additional information in the demand function if we compare it to the previous equations। आप देख सकते हैं सप्लाई सेम है, लेकिन डिमांड में एक एडिशनल वेरिएबल है, दैट मीन्स वहां पर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इनकम की। ओके, तो दोनों में प्रीवियस और नए मॉडल में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। देयर इज एन एडिशनल वेरिएबल इन द डिमांड फंक्शन, इनकम इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन कंजम्पशन। अब वही मार्केट क्लियरिंग मैकेनिज्म यूज करें कि क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स क्वांटिटी सप्लाइड। उसमें से अगर हम सॉल्व करें फॉर द रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशंस, वही अपना मेथड यूज करते हुए कि पीटी की टर्म्स को एक जगह कर लें और दूसरी टर्म्स को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएं और फिर पीटी को कॉमन निकाल लें और उसके बाद दोनों दूसरे साइड पे जाके उसको डिवाइड कर दें, तो हमारे पास फर्स्ट रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन आती है जो कि है इक्वेशन 19.2.15। इसमें क्या हो गया, पीटी इक्वल्स पाई नॉट प्लस पाई वन आई टी प्लस वी टी। ये रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन है फर्स्ट हमारे पास दो एंडोजेनस वेरिएबल्स हैं पीटी एंड क्यूटी, तो दो ही, as has been stressed और emphasized multiple times कि हमारे पास फिर दो ही reduce form equations होनी चाहिए, तो ये उसमें से फर्स्ट वन है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो पीटी की reduce form equation है, हमने कहा था कि reduce form equations क्या होती हैं कि उनके राइट हैंड साइड पर सिर्फ exogenous या प्री डिटर्मिन्ड वेरिएबल्स होते हैं और error term होती है। तो यहाँ पर जो आई टी है वो एक exogenous वेरिएबल है। ठीक है, और रिड्यूस फॉर्म कोफिशिएंट्स क्या बने, पाई नॉट आपका, पाई नॉट पाई वन और वी टी जिसके इक्वल है वो हमने लिख दिया। इसका अगर आप पूरा अलजेब्रा करेंगे अपने प्रैक्टिस में, तो यू विल नो कि ये जो रिड्यूस फॉर्म कोफिशिएंट्स हैं दे आर नॉन लीनियर फंक्शंस ऑफ स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट्स। अब जो पीटी की इक्वेशन है उसको अगेन किसी डिमांड या सप्लाई फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड वी विल सॉल्व फॉर द क्यूटी। तो
क्यूटी वाली रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन हमारे पास आएगी पाई टू प्लस पाई थ्री आई टी प्लस डब्ल्यू टी। ठीक है, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड पे कोई एंडोजिनस वेरिएबल नहीं रहा, सिर्फ हमारे पास एक्सोजिनस वेरिएबल है विच इज आई टी इनकम। और यही पाई टू और पाई थ्री और डब्ल्यू टी की हमारे पास वो डेफिनेशन आ गई कि वो किसके इक्वल है। अब जो हमने पीटी और क्यूटी की रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन निकाली है, इन पर हम ओएलएस अप्लाई कर सकते हैं। मसला क्या था, इफ़ यू रिमेंबर कि हम स्ट्रक्चर इक्वेशंस जो होती हैं उसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन का प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और एरर टर्म्स का जो कोरिलेशन है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होता, तो हम उस पर ओएलएस अप्लाई नहीं कर सकते। इस वजह से हम स्ट्रक्चरल इक्वेशंस को कन्वर्ट करते हैं इनटू रिड्यूस फॉर्म इक्वेशंस। रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन में वो जो साइमल्टेनियस इक्वेशन का प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाता है, तो फिर हम रिड्यूस फॉर्म इक्वेशंस पर ओएलएस अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब जो हमारा इस वाले केस में हमने जो डिमांड और सप्लाई फंक्शन लिया था उस हिसाब से अगर हम कोफिशिएंट्स स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट्स गिनें तो वो कितने आते हैं। वो हमारे पास 5 स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट्स बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं? अल्फा नॉट, अल्फा 1 जो कि पीटी का कोफिशिएंट है, अल्फा 2 जो कि आईटी का कोफिशिएंट है, फिर बीटा नॉट सप्लाई इक्वेशन में, और बीटा 1 जो कि सप्लाई में पीटी का कोफिशिएंट है। तो अल्फा नॉट, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा नॉट एंड बीटा 1 वी हैव 5 स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट्स। ठीक है, बट नाउ वी हैव ओनली 4 इक्वेशंस। यहाँ आप रिड्यूस फॉर्म कोफिशिएंट्स को काउंट करें तो वो क्या बनते हैं? पाई नॉट, पाई 1, पाई 2 एंड पाई 3। तो we have 5 structural coefficients and we have 4 reduced form coefficients to estimate them, which are, as I have told you, pi naught, pi 1, pi 2, pi 3. Hence, unique solution of all structural coefficients is not possible. सारे coefficients का unique solution possible नहीं है क्योंकि structural coefficients ज़्यादा हैं और solution find out करने के लिए जो reduced form coefficients है वो कम है अभी भी। ठीक है, लेकिन जो पैरामीटर्स ऑफ सप्लाई फंक्शन है दे कैन बी आइडेंटिफाइड। ठीक है, बिकॉज बीटा नॉट आपका इक्वल आ जाएगा पाई टू माइनस बीटा वन पाई नॉट, और बीटा वन इक्वल आ जाएगा पाई थ्री डिवाइड बाई पाई वन। तो हम सप्लाई के कोफिशिएंट्स को एस्टिमेट कर सकते हैं, लेकिन हम डिमांड के कोफिशिएंट्स को एस्टिमेट नहीं कर सकते। देयरफॉर द डिमांड फंक्शन रिमेन्स अनआइडेंटिफाइड और अंडर आइडेंटिफाइड। तो यहाँ पे आपने देखा कि डिमांड इक्वेशन में एक एडिशनल वेरिएबल इनकम के वेरिएबल के होने की वजह से सप्लाई फंक्शन आइडेंटिफाई हो गया। अगर सप्लाई फंक्शन में एक एडिशनल वेरिएबल होता तो उसकी वजह से डिमांड फंक्शन भी आइडेंटिफाई हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं था। तो इसलिए जब सप्लाई फंक्शन आइडेंटिफाइड है तो वी कैन ओनली एस्टिमेट इट्स पैरामीटर्स। ठीक है, we can see that beta 1 is non-linear function of reduced form coefficient. Non-linear कैसे कि beta 1 equals pi 3 divided by pi 1। अब इस pi 3 pi 1 में in turn अल्फाज और बीटाज मौजूद हैं, जैसे कि हम पीछे देख चुके हैं। ये वही बात है, this is an interesting fact that the presence of an additional variable in the demand function that enables us to identify the supply function। किसी एक इक्वेशन में एडिशनल वेरिएबल का होना दूसरी इक्वेशन को आइडेंटिफाई बना देता है। अब हम एक और डिमांड एंड सप्लाई मॉडल लेते हैं। अब ये देखिए, अब ये किस तरह से डिफरेंट है कि यहाँ पर डिमांड फंक्शन में भी एक एडिशनल वेरिएबल है और सप्लाई फंक्शन में भी एक एडिशनल वेरिएबल है। डिमांड में इनकम का वेरिएबल है विच इज IT, और सप्लाई में प्राइस ऑफ द प्रीवियस टाइम पीरियड है which is PT minus 1. So in this model we can see that both the functions have additional information। ठीक है, तो अगर आप इसको just by looking at the model you can see that
An additional variable in the demand function makes supply function identified, and an additional variable in supply function makes demand function identified. अब दोनों आइडेंटिफाइड हो रहे हैं क्योंकि दोनों में एक एक एडिशनल वेरिएबल है जो दूसरे को आइडेंटिफाई कर रहा है। अच्छा, ये हमने बता इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई कि क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी सप्लाइड डिपेंड ऑन इट्स करंट प्राइस एंड द प्रीवियस पीरियड्स प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास मॉडल में अब हमारे पास दो एंडोजिनस वेरिएबल है QT एंड PT, और दो ही एक्सोजिनस वेरिएबल हैं विच इज IT एंड PT माइनस वन। ठीक है, IT एंड PT माइनस वन आर एक्सोजिनस और प्री डिटर्मिन्ड वेरिएबल्स। ठीक है, वो मॉडल से डिटर्मिन नहीं होंगे। अच्छा, अब वही मार्केट क्लियरिंग मैकेनिज्म से हम अगर इसको सॉल्व करें, पीटी की टर्म्स को एक जगह लेके जाएं और फिर लेफ्ट हैंड साइड पे जो अल्फा नॉट और बीटा नॉट है उसको राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड करें, तो व्हाट वी गेट इज वही रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन है, लेकिन अब एक और उसमें प्री डिटर्मिन्ड वेरिएबल आ गया है विच इज पीटी माइनस वन। सो इक्वेशन इज नाउ पीटी इक्वल्स पाई नॉट प्लस पाई वन IT plus pi 2 PT minus 1 plus VT. So, if you look at this reduced form equation of PT, you can see that as we are increasing the exogenous variables in our original model in the structural equations, those exogenous variables are adding to the right side of the equation. ठीक है, क्योंकि हमारी जो रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन होती है, आई एम रिपीटिंग दिस फैक्ट, ये जो रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन होती है इसमें द एंडोजिनस वेरिएबल इज द फंक्शन ऑफ ओनली प्री-डिटरमिन्ड और एक्सोजिनस वेरिएबल्स एंड द एरर टर्म। और अब हमारे दो एक्सोजिनस वेरिएबल हैं IT एंड PT माइनस वन, तो वो दोनों ही राइट हैंड साइड पे आने चाहिए। ठीक है, ये हो गई VT। अब सेम लाइंस पे अब इतनी दफ़ा हम लोगों ने सोल्यूशन पढ़ा है, और बाय द वे पाई नॉट पाई वन पाई टू वी थी उनकी डेफिनेशन है कि वो किसके इक्वल आ रहे हैं। तो अब इतनी दफ़ा हमने ये इक्वेशन बनाई है रिड्यूस फॉर्म, आई होप यू कैन टेल कि QT की क्या इक्वेशन आएगी। QT भी सिंपली would be function of all the exogenous variable plus the error term. तो here you can see अगर हम PT की रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन को किसी भी एक स्ट्रक्चरल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास QT की इक्वेशन आती है, तो वो है हमारे पास पाई थ्री प्लस पाई फोर IT प्लस पाई फाइव PT माइनस वन प्लस WT। तो आप देखें कि हमारी दोनों रिड्यूस फॉर्म इक्वेशंस सेम है, सिर्फ एक PT की इक्वेशन है, दूसरी QT की इक्वेशन है। और वहाँ पे जब हमारे पास पाई के तीन वेरिएबल कोफिशिएंट्स हो गए थे, पाई नॉट पाई वन और पाई टू, तो हमने फिर 3 4 5 से उसको रिप्रेजेंट किया है एंड देन वी हैव द एरर टर्म। और ये डेफिनेशंस है आपके पाइस की और WT की। नाउ यू कैन सी, अगर मैं इसको बैक करूं तो आप देखिए कि आपकी स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट्स कितने थे। फर्स्ट इक्वेशन से अल्फा नॉट अल्फा वन अल्फा टू बीटा नॉट बीटा वन बीटा टू, 6 स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट्स। और आपके रिड्यूस फॉर्म कितने हैं, पाई नॉट पाई वन पाई टू और pi 3, pi 4, pi 5. So we had 6 structural coefficients and we now have 6 reduced form coefficients to estimate them. So number of unknowns is equals to the number of knowns. So that means यहाँ पर हम हर एक structural coefficient का एक unique solution, एक unique estimate find out कर सकते हैं. Therefore, parameters of the both demand and supply equations can be identified. ठीक है, पहले जब सिर्फ डिमांड में एडिशनल इंफॉर्मेशन थी तो उसकी वजह से सप्लाई आइडेंटिफाई हो गई थी, लेकिन डिमांड खुद नहीं हो सकी थी, तो वहां पर हम सिर्फ सप्लाई फंक्शन के पैरामीटर्स को एस्टिमेट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर दोनों इक्वेशंस आइडेंटिफाइड हो गई हैं क्योंकि दोनों इक्वेशंस में एक एक एडिशनल वेरिएबल है, तो अब हम
दोनों के पैरामीटर्स को एग्जैक्टली एस्टिमेट कर सकते हैं। तो हमारा जो पूरा सिस्टम है दोनों इक्वेशंस का, दैट इज एज अ होल कैन बी आइडेंटिफाइड। नाउ वी कम टू द ओवर आइडेंटिफिकेशन। अंडर में क्या था कि हमारे पास जो अननोन्स थे वो ज्यादा थे और जो नोन थे रिड्यूस फॉर्म कोफिशिएंट्स वो कम थे। तो दैट वाज अंडर आइडेंटिफिकेशन, हम फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन में हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ पैरामीटर्स थे, बोथ रिड्यूस फॉर्म एंड स्ट्रक्चरल। तो दैट वाज हम उनके यूनिक एस्टिमेट्स निकाल सकते थे। अब ओवर आइडेंटिफिकेशन में क्या होगा कि हमें जितने रिक्वायर्ड वेरिएबल्स हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए उससे ज्यादा वेरिएबल्स हमारे पास मौजूद होंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम करते हैं कि वी इंक्लूड एन अदर वेरिएबल इन द डिमांड इक्वेशन, दैट इज वेल्थ एज अ डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। अब आप डिमांड फंक्शन में देखें कि इनकम के अलावा एक और एक्सोजिनस वेरिएबल हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, तो अब डिमांड इक्वेशन में दो एंडोजिनस वेरिएबल्स हैं क्यूटी एंड पीटी और दो ही एक्सोजिनस वेरिएबल्स हैं आईटी एंड आरटी। आरटी इन्होंने वेल्थ को रिप्रेजेंट किया है बाय आरटी। सप्लाई फंक्शन में सिर्फ एक ही एडिशनल वेरिएबल है। अब आप देखें इसको, तो डिमांड में एक एक्स्ट्रा वेरिएबल होना आईटी वाज सफिशिएंट टू मेक सप्लाई फंक्शन आइडेंटिफाइड, लेकिन यहाँ पर आईटी के साथ साथ आरटी भी है, तो दैट मीन्स सप्लाई फंक्शन इज नाउ ओवर आइडेंटिफाइड। क्या मतलब हुआ इसका कि वन वेरिएबल वाज सफिशिएंट टू मेक सप्लाई फंक्शन आइडेंटिफाइड, लेकिन अब एक से ज्यादा है, आईटी भी है और आरटी भी है, तो सप्लाई फंक्शन इज ओवर आइडेंटिफाइड। डिमांड फंक्शन का क्या है, वो भी ओवर आइडेंटिफाइड है? नहीं, क्योंकि सप्लाई में एक ही एडिशनल वेरिएबल है विच इज पीटी माइनस वन, वहां पर हमने एक और एक्सोजिनस वेरिएबल ऐड नहीं किया, तो डिमांड एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है और सप्लाई ओवर आइडेंटिफाइड है। ठीक है, अगेन आप इसमें डिमांड और सप्लाई को इक्वेट करेंगे सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, तो हमारे पास ये दो रिड्यूस फॉर्म इक्वेशंस आएंगी, पीटी और क्यूटी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे आप बस जो उसके होते हैं एक्सोजिनस वेरिएबल जितने होते हैं वो सारे राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं। इन दिस केस आई टी आर टी पी टी माइनस वन, दोनों पी टी और क्यू टी दोनों की इक्वेशन में आ गए हैं। और ये किस किस क्या क्या डेफिनेशन बनी है पाई नॉट पाई वन की अप टू पाई सेवन एंड एरर टर्म्स की, ये भी आपके सामने है। तो अब अगर यहाँ पर आप देखें तो जो स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट्स थे, अगर मैं बैक करूं तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट्स अगर हम काउंट करें तो वो है अल्फा नॉट, अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री, बीटा नॉट, बीटा वन एंड बीटा टू। हमारे पास 7 स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट्स हैं और हमारे पास रिड्यूस फॉर्म कोफिशिएंट्स कितने आए हैं पाई नॉट से पाई 7 तक, which are 8 reduced form coefficients. We can say that we have 8 equations to estimate them, that is 8 reduced form coefficients. 7 structural coefficients आपने find out करने हैं और आपके पास 8 reduced form coefficients, mean this is called over sufficiency of information. 7 को 7 में से एस्टिमेट करना ठीक था, लेकिन अब 7 को एस्टिमेट करने के लिए वी हैव 8 reduced form coefficients, जरूरत से ज्यादा है। So number of equations here is now greater than the number of unknowns. तो जब ज्यादा हो जाएं आपके नोन्स आपके अननोन से, तो फिर जो यूनिक एस्टिमेशन होती है पैरामीटर्स की, दैट इज नॉट पॉसिबल। किस तरह से, यहाँ पर ये गिवन है कि बीटा वन दो वैल्यूज के इक्वल आएगा आपका, बीटा वन की दो वैल्यूज बनेंगी, दो एस्टिमेट्स बनेंगे, बीटा वन इक्वल्स पाई 6 ओवर पाई 2 एंड बीटा वन ऑल्सो इक्वल्स पाई 5 ओवर पाई 1। बीटा वन की दो वैल्यूज आ रही हैं। अब क्या कह सकते हैं कि कौन सी वाली एक्चुअल वैल्यू है, तो ये किस वजह से हुआ है, क्योंकि स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट्स कम थे और रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट्स ज्यादा थे। So there are two estimates of price coefficient in the supply function.
no guarantee that these two solutions will be identical. Obviously दोनों में पाई 6 पाई 2 पाई 5 पाई 1 है, अलग अलग वैल्यूज हैं, तो इसमें कोई गारंटी नहीं है कि दोनों वैल्यूज सेम ही होंगी. तो वी हैव टू डिफरेंट वैल्यूज फॉर बीटा 1. अब बीटा 1 को अगर आप देखें, इट अपेयर्स इन द डिनोमिनेटर्स ऑफ ऑल द reduced form coefficient. So this ambiguity in estimation of beta 1 will be transmitted to other estimates. अगर आप बैक करके देखेंगे तो जो बीटा 1 है वो सारे पाइस के डिनोमिनेटर में मौजूद है. तो मीन्स अगर आप बीटा 1 की वैल्यू के बारे में श्योर नहीं है और वो सबके डिनोमिनेटर में मौजूद है, तो मतलब ये जो एम्बिग्विटी है उसकी वैल्यू को लेकर, तो वो सारे एस्टिमेट्स में ट्रांसमिट होगी. ठीक है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वी हैव टू मच इंफॉर्मेशन और एन ओवर सफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन, और ये ऑपोजिट है ऑफ अंडर आइडेंटिफिकेशन वेयर वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन, देयर इज नो इंफॉर्मेशन. ठीक है. बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होना भी ठीक नहीं है, ओवर आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ना होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप इक्वेशंस को अंडर आइडेंटिफाइड होती हैं आपकी, आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. सो in 19.2.12 and 19.2.22, exclusion of income variable from supply function was enough to identify both the equations. इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हमें नहीं थी. ठीक है. But in 19.2.28 and 19.2.22, supply function excludes not only income but also wealth variable. We put too much restriction on the supply function by requiring it to exclude more variables than necessary to identify it. ज़रूरत से ज़्यादा वेरिएबल्स को एक्सक्लूड कर रहा है, तो इस वजह से उल्टा हमारे पास ओवर आइडेंटिफिकेशन का प्रॉब्लम आ गया. So an equation in a simultaneous equation model may be under identified or identified. Identified में आप ओवर आइडेंटिफिकेशन भी लेते हैं और जस्ट आइडेंटिफिकेशन भी होती है. The model as a whole is identified if each equation in the model is identified. ठीक है. जैसे एक हमने केस पढ़ा था जिसमें सप्लाई फंक्शन तो आइडेंटिफाइड था लेकिन डिमांड आइडेंटिफाइड नहीं था, तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि पूरा मॉडल आइडेंटिफाइड है. पूरे मॉडल की आइडेंटिफिकेशन के लिए ज़रूरी है कि दोनों इक्वेशंस में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो जिसकी वजह से वो दोनों आइडेंटिफाइड हो जाए. So that was about the problem of identification and the three scenarios of under identification, exact identification and over identification. इसमें जो कंडीशंस हैं आइडेंटिफाइबिलिटी की, आगे हम उसको कंटिन्यू करेंगे अपने लेक्चर में इन द नेक्स्ट वीडियो. सो थैंक यू.